में रिवीजन हो जाए और आइडिया ये हो जाए कि हमने कल क्या क्या किया था और ट्रेडिंग की जो स्टार्ट है वो हमने कैसे लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो ट्रेड है, ट्रेड से मुराद होता है कि किसी भी चीज को सस्ता खरीदना और महंगा बेचना ट्रेडिंग होती है। लेकिन इसके अंदर अहम सवाल ये होता है कि हमने कितना सस्ता खरीदना और कितना महंगा जाके बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अब वो जहां पे हमने खरीदना और जहां हमने बेचना है उस पॉइंट को निकालने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। अब ये जो ट्रेडिंग है, ये आपके सामने जो आपके पास ऐप है वर्टेक्स एफएक्स है, इसके अंदर आपने कुछ भी ट्रेड करना है तो वो ट्रेड करने के लिए आपके पास सब कुछ सामने अवेलेबल होता है। तो देखना सबसे पहले ये होता है कि मैंने किस चीज को ट्रेड करना है, मैं किस चीज को ट्रेड करना चाह रहा हूँ। तो हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर सामने आपके जो एक मार्केट चल रही होती है जिसमें कई चीजों के नाम आ रहे हैं, गोल्ड आ रहा है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, उसके अलावा फॉरेक्स करेंसीज हैं, ये सारी चीजें, ये टोटल 4 से 5 तरह की मार्केट्स हैं जो आपके सामने शो होती हैं। जिसके अंदर हमने सबसे पहले कहा था कि पहली स्टॉक मार्केट है, दूसरी फिर हमने कहा था स्टॉक्स के साथ इंडेक्स मार्केट है, इंडेक्स मार्केट के साथ फिर हमने कहा था एक फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट से हमने मुराद ये लिया था कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करते हैं, यानी कि हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। और फॉरेक्स के अंदर हम जितनी भी करेंसी को ट्रेड करते हैं हम सिंगल ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं पीकेआर को, पाकिस्तान रुपीस को ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो हम पीकेआर को अकेले ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें उसका किसी ना किसी दूसरी करेंसी के साथ मुकाबला करवाना पड़ता है, फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी असल वक़्त, उसकी कीमत क्या है। तो इसलिए जब हम पीकेआर को ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हमें मुकाबला किसी ना किसी से करवाना पड़ेगा। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इट इज जस्ट लाइक कि हम जो है किसी रिंग में जो है वो WWE मैच हो रहा है और उस रिंग के अंदर हमने अकेला पाकिस्तानी रुपया खड़ा कर दिया, तो वो किससे लड़ेगा? किसी से नहीं लड़ सकता। इसलिए हमें उसका मुकाबला किसी के साथ करवाना पड़ता है। अगर हम कहें जी डॉलर के साथ, यूरो के साथ, जापानीज येन के साथ, युआन के साथ, तो ये जितनी भी हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं ये हमेशा हम पेयर में करते हैं। तो जो इस करेंसी को ट्रेड करना है वो एक्चुअली है फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन जो गोल्ड की ट्रेडिंग है, सिल्वर की, क्रूड ऑयल की, कॉटन की, ब्रॉन्ज की, लिथियम की, जितने भी ये चीजें हैं, इसको ट्रेड करना फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। और ये जो है ये मार्केट अलहदा है जिसको हम कहते हैं कमोडिटीज की मार्केट, जिसके अंदर हम गोल्ड सिल्वर को ट्रेड करते हैं। उसके अलावा जो लास्ट में हमारे पास आखिरी मार्केट है वो क्रिप्टो की मार्केट है, जिसके अंदर बिटकॉइन और इथेरियम और सारे के सारे 5-6 हजार कॉइन्स है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी अहम चीज कि हम सारी चीजों को जो ट्रेड कर रहे हैं वो सारी चीजें ट्रेड हम जिस बुनियाद पे कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का एक रूल है जो कि हमने कल डिस्कस किया था। अगर किसी को याद हो तो चैट में बताए कि वो क्या था। हमने कल एक इकोनॉमिक्स का रूल है जिसके ऊपर हमने कहा था कि जिसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, वो रूल क्या था? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, डिमांड एंड सप्लाई। असल में जो सारी चीजें है ना ट्रेडिंग, आप ना सिर्फ इसकी एग्जांपल ना लेके हम जो है सिर्फ गोल्ड को और ये जितनी मार्केट इसको ट्रेड, आप वैसे एग्जांपल लेके देखें कि अगर मैंने गाड़ियों की ट्रेड भी करनी है, अगर मैंने जो है वो कुकिंग ऑयल की ट्रेड करनी है, मैंने चीनी की ट्रेड करनी है, मैंने किसी भी चीज को ट्रेड करना है, सबकी सबकी ट्रेडिंग जो है वो डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के रूल के ऊपर। जहां पे डिमांड है वहां पे परचेजिंग होगी, वहां पे क्या है, सपोर्ट है। डिमांड पे सपोर्ट होती है और सपोर्ट में बायर होता है, खरीदार होता है, हमने भी खरीदार के साथ खरीदार बनना होता है। जहां पे सप्लाई है वहां पे रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस पैदा करने वाले लोग सेलर्स होते हैं, सेलर्स रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो हमने भी रेजिस्टेंस वाले एरिया में सेलर बनना होता है। तो ये जो दो एरिया है ना, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों जोन्स हमने एक्चुअली चेकआउट करने होते हैं कि कहाँ पे डिमांड और कहाँ पे सप्लाई जोन है। इन दोनों को निकालने के लिए दो तरह का एनालिसिस मैंने बताया था। वो कौन कौन सा एनालिसिस था? टेक्निकल और दूसरा फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम चार्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। जितना हमारे पास सामने वो कैंडल्स नजर आती हैं, वो कैंडल्स एक्चुअली हमें वो एरियाज फाइंड आउट करने का बताती हैं कि आपने कहाँ पे डिमांड और कहाँ पे सप्लाई जोन है, आपने कहाँ से खरीदारी करनी है और कहाँ पे बेचना है। और जो आपके इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप लकीरें नहीं डालते, आप लाइनें नहीं खींचते, आप गंद नहीं मचाते, ड्राइंग नहीं करते, बल्कि आप इसकी जगह थोड़ा सा पढ़ने वाला काम करते हैं जिससे हम बड़ा दूर रहते हैं। वो पढ़ने वाला काम है कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमने न्यूज पढ़नी होती है, हमने इवेंट्स पढ़ने होते हैं, हमने आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, हमने रिपोर्ट्स देखनी होती हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको, हम जब आखिरी क्लास करेंगे तो मैं इसको बड़े जो है ना हलवे में आपको तैयार करके जो है ना वो दूंगा कि हमने फंडामेंटल्स को किस तरह पढ़ना है और फंडामेंटल से कैसे आइडिया लगाना है कि ये न्यूज, अगर हम गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं तो इसके हक में है या इसके खिलाफ है, तो डॉलर किसी हक में है या कि डॉलर के खिलाफ है। तो इसलिए ये मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, फिर उसके अलावा कुछ पेयर्स बताऊंगा, क्योंकि ये आपके पास वर्टेक्स में कुछ पेयर्स आ रहे हैं सामने। तो ये पेयर्स जो हैं एक्चुअली कुछ हैं जो कि एक दूसरे के साथ चलते हैं।
और कुछ हैं जो कि बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ यूएसडी जेपीवाई जो है, वो यूएसडी जेपीवाई गोल्ड के बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। अब कहने का मकसद क्या है कि जब भी गोल्ड ऊपर जाएगा तो जो यूएस डॉलर है वो नीचे आएगा, जब गोल्ड नीचे आएगा तो यूएस डॉलर ऊपर जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से उल्टा चलते हैं, रेसिप्रोकल चलते हैं। लेकिन इस बात का आइडिया कैसे चलेगा, हमें फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे कि क्या डॉलर, जो न्यूज आई है, जो फैक्ट्स आए हैं, जो इवेंट्स आई है, कुछ भी आया है, तो वो इवेंट जो सारा कुछ है वो उसके हक में आया कि उसके खिलाफ आया। तो ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर देखेंगे। उसके अलावा अब हमने एक्चुअल चीज ये है कि अब हमने ट्रेड करनी है, तो ट्रेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी एक हम अपनी ऐप को ओपन करते हैं, तो उस ऐप को ओपन करने के बाद हमारे पास एक स्क्रीन सामने आती है। उस स्क्रीन को ओपन करने पे हमारे पास कुछ कोटेशंस आती है। कोटेशन से मुराद है कि एक लिस्ट ऑफ जो है वो हमारे पास एक पूरी लिस्ट आती है जिसके अंदर तमाम एसेट्स, तमाम तमाम पेयर्स जो हैं वो सामने नजर आते हैं, और उसके सामने दो प्राइसेस चल रही होती हैं, बाय की और सेल की प्राइस चल रही होती है सेपरेटली। अभी नहीं की, शेयर मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, अभी मैं कर देता हूँ। तो उसके बाद जब हम दो करते हैं तो वहां पे हमें दो चीजें नजर आती हैं, एक है बाय की प्राइस और एक होती है सेल की प्राइस। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैंने बताया था, इसको स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड इज कि जो आप किसी एक्सचेंजर से डॉलर खरीदने जाएं तो वो आपसे सस्ते लेता है, और जब आप बेचने जाएं तो वो आपसे आपको महंगे देता है। तो इट मीन्स कि जो दोनों में डिफरेंस है वो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस होता है, ये सामने नजर आता है। फिर इस पे आप जब किसी एक पेयर पे क्लिक करते हैं तो सामने आपको दो बटन नजर आते हैं, बाय का और सेल का। जब बाय पे क्लिक करते हैं तो एक ट्रेड लगती है, जिसका मतलब ये होता है कि आप सस्ता खरीद के महंगा बेचना चाह रहे हैं। और जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं महंगा बेच के सस्ता खरीदना चाह रहा हूँ। बाय पे क्लिक करने पे मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट होता है, और सेल के ऊपर क्लिक करने से मार्केट के नीचे गिरने पे प्रॉफिट होता है। इसको हम कहते हैं लेवरेज ट्रेडिंग। अब लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर आपके पास तो पैसे होते हैं थोड़े। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं गोल्ड को ट्रेड करना चाह रहा हूँ, गोल्ड की कीमत इस टाइम चल रही है $2012। अब मैं कहता हूँ मेरे पास तो सिर्फ $100 है। अब $100 के साथ कंपनी क्या कहती है, आपको लेवरेज प्रोवाइड करती है। और वो क्या लेवरेज जो है वो एक्चुअली आपको क्या कहती है कि आप पूरे का पूरा गोल्ड, $2000 का गोल्ड आप अपने थोड़े से पैसों के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जितने पैसे कम होंगे, कंपनी अपनी तरफ से लेवरेज डाल देती है। लेवरेज को आसान लफ्जों में कहें तो लेवरेज से मुराद ये है कि कंपनी अपनी तरफ से आपको एक उधारे पैसे देती है। उधारे पैसों में वो आपसे ये वादा करती है कि ना हम आप में आपसे इसमें से प्रॉफिट लेंगे, ना हम इसमें से आपसे जो है वो आपके नुकसान में आपके साथ जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए वो क्या करती है, वो कहती है कि अगर आपके अकाउंट में $100 है, मैं कहता हूँ कि जैसे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो इसके अंदर फंड्स को पहले डिपॉजिट करें, और डिपॉजिट करने के बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो जितना डिपॉजिट आप एक्चुअली कर रहे होते हैं, वो डिपॉजिट आप $100 किया है तो वो 100 का $100 आपका स्टेक पे है। यानी कि वो आप समझे एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा है वो $100। वो धक्का अगर आप देंगे तो सारे को आप दे सकते हैं, देना चाहें तो आप उसमें से कुछ को बचा सकते हैं हाथ दे के, और बाकी 95 बचा ले, 5 को जाने दें। जो हम जब कहते हैं कि जब पूरा 100 उड़ सकता है, तो उससे मुराद ये है कि ट्रेड अगर मेरी नेगेटिव चल पड़े, मैं कहता हूँ कि मैंने बाय का क्लिक किया और बाय पे मार्केट जो है $2000 से ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना शुरू हो जाती है, तो फिर मेरा जो है वो लॉस स्टार्ट हो गया। अब जितने पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगी उतना उतना मेरा लॉस चल रहा है। अगर मार्केट 50 या 100 पॉइंट, 100 पॉइंट्स नीचे गिर गई, यानी कहने का मतलब 2000 से 1900, मैंने कहा था ऊपर जाएगी लेकिन ऊपर जाने के बजाय 1950 पे या 1900 पे चली जाती है, तो मेरा अब चल रहा है -100 का लॉस। अब -100 का लॉस का मतलब है कि कंपनी कहेगी भाई आपके पास थे $100, वो हो गए हैं खत्म, उड़ गए हैं। अब आपसे माजरत हम कर लेते हैं कि हम $100 पे आपकी ट्रेड खत्म कर रहे हैं, जो मैंने आपको दिए थे वो मैं वापस ले रहा हूँ। अब अल्लाह हाफिज है, नेक्स्ट टाइम अपने पैसे दोबारा लेके आओ और ट्रेड करो। तो हम कहते हैं कि ये हर दफा तो हम ये नहीं कर सकते, हम $100 उड़ाएं, तो हम इससे बेहतर है कि अपने साथ स्टॉप लॉस लगाएंगे, जिसको आज हम देखेंगे कि उसका लगाने का तरीका क्या है, उसको कैसे करना है। तो स्टॉप लॉस से मुराद ये होता है कि अब मैं कितने डॉलर का लॉस दे सकता हूँ। अब मैं अगर कहूँ कि मेरे पास 100 है, मैं 95 जो बचाना चाहता हूँ, $5 का लॉस जो है ना मैं बेयर कर सकता हूँ, तो मैं $5 पे अपना स्टॉप लॉस हिट करवाऊंगा। स्टॉप लॉस हिट करने से मुराद है कि मेरी जब ट्रेड -$5 पे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली, चाहे मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो $5 पे ऑटोमेटिकली मेरी माइनस पे ट्रेड खत्म हो जाएगी, और मेरे बकाया जो $95 है, $95 वो मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। वो $95 जो मेरे अकाउंट में बकाया रह जाएंगे जो इक्विटी की फॉर्म में, वो उस पे मैं फिर दोबारा कोई ना कोई एक नई ट्रेड ले सकता हूँ। कल अब देखिएगा, अब सबको स्क्रीन आ रही है नजर? चलें, ओके। अब जिस तरह अब हम यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले आ रही है, टैब आ रही है कोड्स की। अब कोड से मुराद ये कि जितना कुछ भी आ रहा है ना, ये सारे के सारे पेयर्स हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई मिसिंग है तो ये ऊपर प्लस का बटन है, इसको क्लिक करके आप कुछ भी ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं।
अब इसके अंदर ये जितने कुछ भी है ना, ये सारे के सारे पेयर्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप गौर करें, यहाँ पे दो तरह के प्राइसेस आ रही है, वो मैंने बताया कि बाय और सेल में थोड़ा सा फर्क होगा। जो बाय वाला है वो थोड़ा सा सेल से हाई रेट होगा, क्योंकि आपको बताया कि एक्सचेंजर ने भी तो कमाना है ना, जो ट्रेडिंग ऐप है उसने भी तो कहीं से अर्निंग करनी है। तो वो अर्निंग का तरीका ये होता है कि वो कंपनी ने थोड़ा सा बीच में एक डिफरेंस रखा होता है, जो कि एक्सचेंजर का डिफरेंस कह लें, जिसे स्प्रेड कहते हैं। अगर मैंने इसमें से कुछ भी ट्रेड करना है तो वो यहाँ पे मुझे एक बटन देता है कि मैं ट्रेड पे जाऊं, और ट्रेड पे जाके यहाँ पे बाय या सेल का बटन दबाऊं। अभी जो लॉट साइज है, हम लॉट साइज को थोड़ा सा अभी पेंडिंग करते हैं, हम इसको आइंदा जो है किसी लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि लॉट साइज से क्या मुराद है। और इसके अंदर जब मैं 0.01 अगर मैं गोल्ड की ट्रेड कर रहा हूँ तो उससे मुराद क्या है, 0.02 से मुराद क्या है। लेकिन इसमें एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि इसमें सबसे छोटा लॉट साइज और सबसे बड़ा लॉट साइज क्या है। और लॉट साइज जो है वो आपके प्रॉफिट और लॉस को डिटरमिन करता है। कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने 0.01 लगाया है, तो इट मीन्स कि अगर मैं गोल्ड की ट्रेड कर रहा हूँ और गोल्ड की प्राइस है $2000, $2000, अगर $2000 से मैंने कहा कि ऊपर जाएगी और 0.01 की ट्रेड है, तो इसका मतलब कि 2001 होने पे, डॉलर होने पे मुझे $1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि 0.01 से मुराद हर $1 की एक जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होने पे मुझे $1 का प्रॉफिट होगा। अगर ये ऊपर जाने के बजाय नीचे जाता है तो 1999 पे मेरा -$1 होगा, यानी लॉस होगा। तो 0.01 सबसे छोटा लॉट साइज है। लॉट साइज डिटरमिन करना सबसे जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। जो मोस्टली लॉसेस होते हैं वो लॉसेस भी इसी वजह से होते हैं कि आपके पास पैसे $100 हैं, आपने ट्रेड ली हुई है 0.1। अब 0.1 से क्या मुराद है कि 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि आपने 0.01 वाली 10 ट्रेड पकड़ी तो वो 0.1 हो गई है। इसका मतलब है कि जहां मुझे एक पॉइंट पे $1 का प्रॉफिट हो रहा था, अब मुझे एक पॉइंट पे $10 का प्रॉफिट और $10 का नुकसान भी होगा। हम ट्रेडिंग में हर तरफ सिर्फ जो है प्रॉफिट सोच रहे होते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। जबकि प्रॉफिट नहीं, हमें दूसरी ये भी तो सोचना है कि मार्केट अगर उल्टी चली तो हमें लॉस भी होगा। तो इसको सबसे पहले डिटरमिन करना जरूरी है कि हमने लॉट साइज क्या चेक किया है, क्या रखा हुआ है। तो जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो उसके अंदर आपने सबसे पहला काम जो करना है वो आपने लॉट साइज के ऊपर नजर रखनी है कि क्या ये गलती से तो ऊपर नीचे नहीं हो गया। तो इसलिए जो अभी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके पास अकाउंट में $100 हैं, तो $100 पे कोशिश करें कि आप अपनी जो एक ट्रेड लें वो 0.01 की ही हो, इससे बड़ी ट्रेड ना हो। ये हम अभी सिर्फ गोल्ड की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ सेपरेट है। तो इसलिए जब भी 0.01 के लेते हैं तो एक पॉइंट पे $1 का प्रॉफिट, 0.1 करते हैं तो एक पॉइंट पे $10 का प्रॉफिट, और अगर मैं इसको 10 करूं तो फिर ये हो गया 1। इट मीन्स कि हर पॉइंट पे मुझे $100 का प्रॉफिट और $100 का लॉस। तो इसलिए आपने इस बात पे बड़ा ख्याल रखना होता है कि आपने अपना लॉट साइज क्या रखा हुआ है। तो ये अभी तक के मुताबिक ये जितनी भी ऐप से रिलेटेड चीजें थी वो हमने कर ली। जब हम यहाँ पे कोई भी बटन दबा के बाय सेल करेंगे तो हमारी जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे चली जाती है, और यहाँ पे जो ट्रेड है वो चल रही होती है। ठीक है, और इसके दरमियान जो यहाँ पे ये चार्ट है, चार्ट से मुराद जो हम टेक्निकल एनालिसिस करना है वो एक्चुअली हमने इधर करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक ऐप बताई है जो हमने असल में सारी एनालिसिस करना है ना, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वो टेक्निकल एनालिसिस हमने करना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू एक ऐप है जहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड चार्ट्स मिल जाएंगे, और आप उन चार्ट्स के ऊपर जाके जो है वो आप ट्रेड कर सकते हो। और वहां पे देख सकते हो कि मार्केट के अंदर एनालिसिस किस तरह करना है, वहां पे सपोर्ट कैसे लगानी है, रेजिस्टेंस कैसे लगानी है, वो सारा कुछ आपने जो करना है वो यहाँ करना है। लेकिन ट्रेड करने के लिए आपने अपनी ऐप वर्टेक्स पे आना है और वहां पे आके आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो ये तो हो गया, कुछ हमने पिछला भी कवर कर लिया और कुछ चीजें हमने कुछ नहीं कर ली जिसके अंदर हमने ऐप से रिलेटेड चीजें देख ली। अब असल काम तो ये है कि इसके अंदर सारा कुछ आ तो रहा है, प्राइसेस भी आ रही हैं, हर चीज आ रही है, लेकिन लॉस से कैसे बचना है, वो लॉस से बचने के लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस का स्टार्ट करना है। और हम जो टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस को हमने जो स्टार्ट लेना है वो ऐसे ही लेना है कि मैं जो सिखाता हूँ उसका सिखाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि हमने ऐसे ही सीखना है जिस तरह कि हम किसी बच्चे को एबीसी सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉट्स लगाते हैं। अगर मैंने ए सिखाना है लिखना तो मैं पहले डॉट्स लगाता हूँ। तो हम ट्रेडिंग के अंदर भी सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट्स को मार्क करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, सबसे पहला काम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट्स को मार्क करना है। ये सबसे पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडिंग का पॉइंट ये वाला है।
कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट को मार्क करना। सेकंड, अगर मैं एग्जांपल ले रहा था, अभी एबीसी सिखाते हैं तो पहले डॉट लगाते हैं, तो हमने डॉट वाला काम कर लिया। अब हमने इसके ऊपर लाइन लगानी है। ये जो लाइन लगानी है, ए पूरा करना है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। नाम से जाहिर है कि ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड शो करती है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, कि क्या मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ठीक है, जहां से हमने परचेजिंग करनी है वो सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन कहाँ है, रेजिस्टेंस की। तो इसके अंदर दो तरह की ट्रेंड लाइन है, एक है सपोर्ट की ट्रेंड लाइन और एक है रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। जब हम ये सपोर्ट की पॉइंट्स लगा लेते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं पॉइंट्स के बाद, तो हम बच्चे को बताते हैं कि ये क्या बन गया है, ए बन गया। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी जब हम ये सारा कुछ ऊपर वाले दो काम कर लेते हैं, तो दूसरे के बाद तीसरा हमें पता चलता है कि अच्छा ये कौन सा चार्ट पैटर्न बना है। इसके अंदर तकरीबन हम कोई 7 to 8 जो है ना चार्ट पैटर्न्स को कवर करेंगे, 7 से 8 चार्ट पैटर्न्स को। तो इसके अंदर जो है ये चार्ट पैटर्न हम करेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि लेट्स, तो मैं अभी एग्जांपल लेते हैं, लाइन लगाते हैं कि मार्केट जो है वो मुसलसल ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। फिर मैंने क्या किया, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये पॉइंट्स जो हैं, सपोर्ट के पॉइंट्स और ये रेजिस्टेंस के पॉइंट्स, इनको मार्क कर लिया। पहला काम कर लिया मैंने। अब दूसरा क्या किया, मैंने सपोर्ट के पॉइंट्स को मिलाया और रेजिस्टेंस के पॉइंट्स को मिलाया। तो मुझे क्या मिल गई, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ट्रेंड लाइन से पता चला कि अच्छा जो मैंने ये दो लाइनें लगाई हैं, ये दो लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और इसका नाम हम लें तो इसका नाम है चैनल। अब हमें पता चल गया ये जो पैटर्न बना है, जिस तरह मैंने ए में किया, पॉइंट लगाए, लाइनें लगाई, तो मुझे पता चल गया ये ए है। इसी तरह मैंने पॉइंट लगाए, लाइनें लगाई, तो मुझे पता चला ये कौन सा पैटर्न है, ये चैनल है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये लाइनें आपस में कहीं जाके मिल जाएं और मार्केट इसके दरमियान मूव करे, तो फिर क्या है, ये ट्रायंगल है। ठीक है। इसी तरह जो है ये तीनों चीजें हमने कवर कर ली। अब इससे होगा क्या कि इससे हमें पता चल जाएगा कि, इससे हमें ये पता चल जाएगा, एक मिनट जस्ट। अच्छा, इससे हमें ये पता चल गया कि हमने अब बाय और सेल कहाँ करना है। जब मुझे सपोर्ट पे मुझे एक चीज मिलेगी तो मैं सपोर्ट पे क्या करूंगा, बाय करूंगा। और जब मेरी चीज जो है वो रेजिस्टेंस पे जाएगी तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा। इट मीन्स कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे एक प्लेग्राउंड मिल गया, जहां पे मैंने क्या करना है, अपना वो गेम खेलनी है। गेम क्या है, मैंने बाय करना है जब सपोर्ट पे आएगा, जब रेजिस्टेंस पे जाएगा तो मैंने क्या करना है, सेल करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे मार्केट मिली, सपोर्ट पे आई, मैं कंफर्म हूं कि मैंने यहाँ से क्या करनी है, बाय लेनी है। लेकिन क्या मैं ये बाय लूं या ना लूं, इसकी कंफर्मेशन करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज है इंडिकेटर, और दूसरी चीज है हमारे पास कैंडल स्टिक। इंडिकेटर और कैंडल स्टिक हमें क्या करेगी, कंफर्मेशन करेगी। हमने ऊपर अपना जितना भी एक दो तीन काम किए, इन तीन चीजों से हमें आइडिया तो हो गया कि हमने बाय करना है और क्या करना है, सेल करना है। लेकिन क्या ये बाय और सेल मेरी कंफर्म है या नहीं, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। आप समझ लीजिए कि इंडिकेटर एक वो उस्ताद है जिसने आपको सिखाया भी और आपके साथ जाके बैठ भी गया है कि अब मैं, आप बताओ कि अब यहाँ पे मैं कंफर्मेशन इससे ले लूंगा कि सर मैंने यहाँ पे ट्रेड तो लेना चाह रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या कंफर्म हूँ या नहीं हूँ, तो वो मुझे इंडिकेटर बताएगा। इसके अंदर जो हम इंडिकेटर स्टडी करेंगे वो है RSI। ट्रेडिंग के अंदर ना मुकम्मल तौर पे जहाँ पे हमने डिमांड और सप्लाई जोन्स देखे हैं, वहां पे एक्चुअली हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होती है कि मार्केट की स्ट्रेंथ, यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ क्या है और सेलर्स की स्ट्रेंथ क्या है। जहां पे ये स्ट्रेंथ हमें अच्छी मिलेगी, वो हमने वहां पे कर लेना है, ट्रेड ले लेनी है। इसके एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। ट्रेडिंग जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज लाइक अ रिंग, जिसके अंदर WWE मैच चल रहा है, जिसमें एक तरफ बायर खड़ा है और एक तरफ सेलर खड़ा है। वो आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, सारा कुछ करते हैं, और बायर बैठे हुए हैं हम यहाँ बैठ के सारा कुछ जो है ना नजारा देख रहे हैं पूरा, कि इसमें कौन जीतना है और कौन। जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पंचिस पड़ रहे हैं किसको, सेलर को, और जीत कौन रहा है, बायर जीत रहा है, तो इट मीन्स कि मार्केट में जीतने वाला कौन होगा, बायर होगा। तो हम भी किसके साथ हो जाते हैं, बायर के साथ हो जाते हैं। अगर इसी तरह मैं देखता हूँ कि सेलर जो है ना वो बायर्स को पंचेस मार रहे हैं और जो है ना उसको लहूलुहान कर दिया है, गिरा दिया है, और तो फिर हम जो है वो सेलर्स के साथ हो जाएंगे। तो हम सेलर्स के साथ होंगे तो इट मीन्स कि हम सेल की ट्रेड लेंगे। जब हम बायर्स के साथ होंगे तो इट मीन्स कि हम बायर्स की ट्रेड लेंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से जीतने वाला कौन है, तो वो हमें बताएगा RSI, स्ट्रेंथ बताएगी कि इसमें से कौन जीतने और कौन हारने वाला है। तो हम उसके साथ इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब इंडिकेटर के साथ कोई ना कोई चीज ऐसी तो होगी जो हमें बताएगी कि हाँ अब यहाँ से
कैंडल स्टिक का कौन सा पैटर्न देखें जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बाय लेनी है या सेल लेनी है। इसके अंदर जो है ना सबसे अहम चीज वो ये है कि जब आप कहीं पे यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च आउट करते हैं ना, तो वो आपको सबसे पहले कहता है कि जी कैंडल स्टिक को स्टडी करें और कैंडल स्टिक के पैटर्न्स याद कर लें और सारा कुछ। जबकि मेरे नजदीक ये है कि कैंडल स्टिक अगर इतने ज्यादा देखें, पूरी जो ट्रेडिंग है ना वो सारी की सारी बन ही कैंडल स्टिक्स के ऊपर रही है। कैंडल्स ही कैंडल्स है, तो इट मीन्स कि आपको सारी की सारी कैंडल्स को स्टडी करने के लिए तो बड़ा टाइम लग जाएगा। हमने कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है, RSI stands for relative, RELATIV, relative strength index, relative strength index, actual word is strength। इसमें हम एक्चुअली स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ कौन सी है। तो हम इसके अंदर जो है वो मेनली तीन चीजें स्टडी करेंगे। एक है ओवर बॉट एरिया, ओवर सोल्ड एरिया, फिर हम करेंगे बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, और तीसरी चीज हम करेंगे बुलिश ब्रेकआउट और बेरिश ब्रेकआउट। बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकआउट, बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, ओवरबॉट एरिया, ओवरसोल्ड एरिया। ये एक्चुअली हम तीन चीजें जो है ना मेनली हम RSI से निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम कैंडलस्टिक में देखेंगे कैंडलस्टिक का पैटर्न कौन सा है। लेकिन कैंडलस्टिक के पैटर्न से पहले हमें ये चीज समझना जरूरी है कि हमें देखना यह है कि जो आप गौर करेंगे कि पूरे का पूरा जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हर चीज पे, तो वो तो हमने करना है चार्ट पैटर्न के ऊपर। अब इस चार्ट पैटर्न में आप गौर करें, अब इधर यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे ये सारे का सारा कुछ जो है ये सारी कैंडल्स हैं। तो इट मीन्स कि मुझे इस कैंडल्स को पता होना चाहिए कि इस कैंडल, एक कैंडल, सिंगल वन कैंडल अगर जिससे मैं कह रहा हूँ, तो इस सिंगल वन कैंडल में हम क्या क्या चीजें, हमें एक कैंडल क्या क्या बताती है। RSI को मैं रिपीट कर दूंगा, वो आप बेफिक्र रहें कि जो है ना RSI असल में हमारा आखिरी लेक्चर होगा, तो थोड़ा सा मैं फिर कर देता हूँ। RSI से मुराद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ये टोटल हमें तीन चीजें हम इससे निकालेंगे, और तीन जो ये आप समझ लें कि पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी से के अंदर हम तीन चीजें देखेंगे। एक है ओवर बॉट एरिया, ओवर सोल्ड एरिया, बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकआउट। डाइवर्जेंस से मुराद होता है कि अगर मार्केट बुलिश जा रही है तो बेरिश कब होगी, नीचे कब जाएगी, और अगर नीचे जा रही है तो फिर ये ऊपर कब जाएगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे सीखेंगे। ये हमें बताएगी कि बुलिश ब्रेकआउट और बेरिश ब्रेकआउट डाइवर्जेंस कब होगी, और ब्रेकआउट्स को हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। बट पहले समझना जरूरी है कि इसके अंदर इतनी सारी कैंडल्स एक्चुअली हमें क्या शो करती हैं। तो ये जो हमारी कैंडल्स हैं, हम कैंडल्स को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कि मैं एग्जांपल लेते हैं कि एक कैंडल इस तरह करके बनी। अब इस कैंडल से पहले हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जिस तरह के मैं कहूँ कि 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अभी टाइम फ्रेम से क्या एक्चुअली मुराद है ये समझना जरा थोड़ा सा जरूरी है। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले ये चीज समझें कि जब मैं 1 डे के ऊपर क्लिक करता हूं, अब यहाँ पे आप गौर करें तो इसके ऊपर यहाँ पे इस एरिया में ये मुझे इतने सारे जो हैं ये सारे शो हो रहे हैं। अब इसके अंदर सारा कुछ है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 1 आवर, 4 आवर, जो मैंने आपको बताए, हमने जो बताए हैं हमने इसके अंदर रहना है, बाकी जितने भी हैं हमने इससे थोड़ा सा आउट रहना है। अब इससे मुराद क्या है कि जब मैं अगर क्लिक करता हूँ एग्जैक्टली 1 डे पे, अब 1 डे पे क्लिक करने से मुराद क्या है। अब 1 डे पे क्लिक करने से मुराद ये नहीं है कि जितना कुछ भी मेरे सामने खुला है ये पूरा के पूरा एक दिन का है, इससे मुराद हरगिज ये नहीं है। बड़ी टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा समझ लें कि जब मैं 1 डे पे क्लिक करता हूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, तो 1 डे से टाइम फ्रेम ओपन करने से मुराद ये नहीं है कि इसके अंदर ये पूरी की पूरा जितना कुछ मेरे सामने खुला है ये सारा कुछ एक दिन का है, बल्कि इससे मुराद ये है कि ईच एंड एवरी कैंडल जो मेरे सामने बन रही है, ईच एंड एवरी कैंडल वो सारी की सारी एक एक दिन की है। यानी कि अगर मैंने ये 1 डे ओपन किया है तो इससे मुराद ये है कि इसके अंदर बनने वाली ईच एंड एवरी कैंडल वो कितने की है, 1 डे की है। अब थोड़ा सा छोटा सा एक क्विज ले लेते हैं कि अगर मैं इसके अंदर सिलेक्ट करता हूं 15 मिनट्स को, टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स, देन ये मेरा जो टाइम फ्रेम में
से क्या मुराद है? क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर मैं वन डे पे क्लिक करता हूं तो मैं बता रहा था कि पूरे का पूरा टाइम फ्रेम जो है, ये पूरा टाइम सारे का सारा मेरे एक दिन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि मेरी ईच एंड एवरी कैंडल जो है वो एक एक घंटे एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी तरह मैंने कहा कि अगर मैं वन डे से डायरेक्ट चला जाता हूँ 15 मिनट्स पे, तो मेरे पास जो क्या ये पूरा पैटर्न खुलेगा, पूरा जो चार्ट खुलेगा, उससे मुराद फिर मेरा क्या है? ये क्वेश्चन था। हम्म। ये चीज है जो कि हमें समझना जरूरी है कि जब मैं किसी भी एक पे क्लिक करता हूँ, 15 मिनट्स पे क्लिक किया, तो इट मीन्स कि ईच एंड एवरी कैंडल जो मेरी बन रही है, दैट ईच एंड एवरी कैंडल इज ऑफ 15 मिनट्स। अगर मैं 5 मिनट्स करूंगा तो ईच एंड एवरी कैंडल इज ऑफ 5 मिनट्स एंड 1 मिनट। जो भी मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरी कैंडल स्टिक जो सिंगल वन कैंडल स्टिक है, वो एक एक दिन की, एक 4 घंटे की, वन एक घंटे की, 15 मिनट की, वो बनती जाएगी। अब सवाल ये है कि मुझे एक कैंडल एक्चुअली बताती क्या है, ये सवाल है। जब मैं कहता हूं कि मैंने ये एक टाइम फ्रेम को ओपन किया है, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया है 1 आवर, मैंने सेलेक्ट किया 1 आवर। अब 1 आवर से मुराद ये है कि ईच एंड एवरी कैंडल इसमें बनने वाली कितने की होगी? एक एक घंटे की होगी। एक कैंडल स्टार्ट होती है 7 बजे। जब ये 7 बजे स्टार्ट होती है तो इसने 1 घंटे की कैंडल है, तो बंद कितने बजे होना है? 8 बजे। इट मीन्स कि ये एक कैंडल 1 घंटे का हाल अहवाल सारा कुछ बताती है कि इसके अंदर क्या हुआ है एक्चुअली। तो जब ये मार्केट, इसके अंदर कैंडल के असल में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा क्या है? बॉडी है। ये जो जितना हिस्सा ये वाला बड़ा सा आता है, इसे कहते हैं बॉडी। और ये जो ऊपर छोटी छोटी सी लाइनें आती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इसे कहते हैं विक या फिर शेडो। ये वाली जो ऊपर दो लाइनें आती हैं, ये इसे कहते हैं विक या फिर शेडो। जब मैंने कहा कि 7 बजे जो है ये कैंडल स्टार्ट हुई, और हम एग्जांपल लेते हैं कि कैंडल स्टार्ट हुई $2 से, और ये है इसकी ओपनिंग। जहां से कैंडल स्टार्ट होती है वो होती है इसकी ओपनिंग। इसी 1 घंटे के अंदर 7:15 बजे मार्केट ऊपर जाने के बजाय पहले नीचे गिरती है ये कैंडल, और चली जाती है $1 पे। और $1 जो है ये मेरा क्या है? इस कैंडल का लो है। लो क्या लगा इस कैंडल में? $1। उसी में 7:30 बजे मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर $10 पे चली जाती है। लेकिन जैसे ही 8 बजने के करीब होते हैं, 8 बजने वाले होते हैं, तो मार्केट $10 से गिरती है और $8 पे आके क्लोजिंग दे देती है। तो मार्केट, इसका मतलब है कि जो कैंडल है ये हमें टोटल चार चीजें बताती है। वो क्या? कि मैं कितने बजे जब ओपन हुई थी तो वो मेरा ओपनिंग रेट क्या था। फिर जब मैंने उसी के अंदर मैं कितने लोवेस्ट पॉइंट पे गई तो वो मेरा लो पॉइंट है, जो कि विक से पता चलेगा। उसके बाद मैं हाईएस्ट कितने रेट पे गई, वो मेरा क्या है? $10 है। और मैं जब 8 बजने वाले थे तो मैं कहाँ पे आके क्लोजिंग दी मैंने, वो क्या है मेरा? आठ $8। ऊपर $10 है और नीचे क्या है? $8 पे मैंने क्लोजिंग दे दी। तो इट मीन्स कि टोटल जो कैंडल के हिस्से हैं वो दो हैं। एक है बॉडी, एक है विक या शेडो। दूसरा, ये टोटल जो चीजें बताती है वो चार चीजें बताती है। पहला क्या है कि इसके अंदर ओपनिंग पॉइंट क्या है, 7 बजे ओपन कितने पे हुआ। उसके बाद 7 से 8 के दरमियान कितने तक नीचे गिरी, कितने मैक्सिमम तक ऊपर गई, और कब जाके जो है इसने क्लोजिंग दी अपनी। तो चार चीजें टोटल अपनी क्या करती है, वो बता देती है एक कैंडल। अगर ये कैंडल, अब मसला ये है कि इसके अंदर कितने कलर्स आ रहे हैं, ग्रीन और रेड, दो कलर्स आ रहे हैं। अब एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि इसका कलर क्या बनेगा? अगर 7 बजे जो कैंडल ओपन हुई है वो $2 से ओपन हो, और वो चली जाए कितने पे? $8 पे। क्लोजिंग कितने पे हुई? $8 पे। इट मीन्स कि इट इज अ पॉजिटिव। पॉजिटिव गई है, दो से ऊपर गई है, $8 पे गई है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका कलर क्या होगा? ग्रीन। और अगर ये, अब नेक्स्ट कैंडल जो रेड बनेगी वो कैसे, वो मैं हम आगे करते हैं। कि अगर हमने ये कैंडल जो है वो ओपनिंग दी 2 पे, 8 पे क्लोजिंग दी। अब 8 बजे के बाद जो कैंडल बननी है वो 8 से 9 बजे वाली बननी है। 8 से 9 बजे वाली एक कैंडल हमारी नेक्स्ट बनी है, जो कि 7 से 8 वाली क्लोज हुई है। अब वो 8 से 9 बजे वाली एक नई कैंडल। अब नई कैंडल हमेशा पिछली कैंडल की क्लोजिंग से स्टार्ट होती है। इट मीन्स हमारी पिछली कैंडल ग्रीन थी, ऊपर गया था रेट, तो क्लोजिंग कहाँ हुई थी? $8 पे। तो इसकी ओपनिंग कहाँ से होगी? $8 से। $8 से एक लाइन खिंचेगी। इट मीन्स कि 8 बजे एक लाइन खिंची और इसके अंदर मार्केट स्टार्ट हो गई है। तो ये जहां से ओपनिंग हुई है, $8 हमारा क्या है? ओपनिंग रेट है। मैं कहता हूँ कि 8 बजे के बाद 8 बज के 35 मिनट में मार्केट पहले ऊपर जाती है 35 मिनट तक, और ऊपर जाके जो है तकरीबन ये $10 तक जाती है।
और उसके बाद जब नौ उसके बाद तकरीबन पौने 9 बजे मार्केट उसके बाद गिरती है और गिर के चली जाती है $3 पे। लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो क्लोजिंग के टाइम की क्लोजिंग दे देती है $4 पे। अब आप गौर करें, चीजें वही हैं, दो ही चीजें, एक है बॉडी और दूसरी है विक। इसने पहले कहा कि मैं नीचे गई $3 पे, ऊपर गई $10 पे, दरमियान में $4 से $8 से इसने ओपनिंग की और $4 पे इसने अपनी क्या की, क्लोजिंग की। अब क्लोजिंग ऊपर से नीचे आई है तो इसका कलर क्या होगा? रेड। जो यहाँ पे कलर्स हैं वो एक्चुअली मैं आपको कलर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कलर्स कैसे बनते हैं कि जहां से ट्रेड जो ओपनिंग होती है, अगर वो ओपनिंग से ऊपर चला जाए 7 से 8 के दरमियान तो फिर वो क्या है? ग्रीन है। और अगर ये ओपनिंग से नीचे चला जाए, यानी 8 से 9 की जो कैंडल 1 घंटे की कैंडल थी वो नीचे चली जाए और 8 से जाके $4 पे क्लोजिंग दे, तो इट मीन्स कि उसका कलर क्या होगा? रेड होगा। तो ये हमारी जो मेन अहम चीजें हैं वो ये हैं। अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन पुट करते हैं कि अगर मेरी इस कैंडल की, आपने आपके सामने ये सारा कुछ, कि क्लोजिंग हुई है $4 पे। अब 9 बजे से लेके 10 बजे की कैंडल अगली बननी है, 9 से 10 बजे की कैंडल। तो इसकी ओपनिंग कहाँ से होगी? इट इज अ क्वेश्चन। एग्जैक्टली राइट। अब जहां पे पिछली कैंडल की क्लोजिंग हुई है, अगली कैंडल की ओपनिंग वहां से होनी है। ठीक है, अभी इसका मतलब है यहां से अगर ऊपर जाके ये 10 बजे ऊपर क्लोजिंग देगी तो इसका ग्रीन कलर होगा, अगर ये क्लोजिंग 10 बजे नीचे देगी तो इसका कलर रेड होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, और अगर पहले समझ नहीं थी तो अब समझ आ गई होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप गौर करें, अब इतनी सारी कैंडल्स है, अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जब मैं चार्ट ओपन करता हूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैंने टाइम फ्रेम ऊपर कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है, चाहे मैंने किया हो या चाहे फिर। तो जो मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने सबसे पहले देखना ये है कि कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है। जब टाइम फ्रेम जो है हम सिलेक्ट करेंगे तो इट मीन्स कि अब ईच एंड एवरी कैंडल जो बन रही है वो हमारे उस टाइम फ्रेम के मुताबिक बन रही है। फिर सेकंड चीज आएगी कि हमारा जो अब ये कैंडल है, वो उस कैंडल को पढ़ने के लिए अगर आपने देखना है कि कैंडल क्या बता रही है, तो यहाँ पे आपने अपना जो कर्सर है, अपना जो आपने ये हाथ है, अपना जो कुछ भी ये पॉइंटर है, ये आपने उस कैंडल पे लेके जाएंगे। तो ऊपर वाले इस एरिया में, अभी जहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, इस एरिया में वो आपको एग्जैक्टली शो करेगा कि व्हाट इज, इसके अंदर हाई क्या लगा है, इसमें लो क्या लगा है, ओपनिंग क्या थी और क्लोजिंग क्या थी। ठीक है, इस जगह पे ये आपको सारी चीजें बता देता है। ओ फॉर ओपनिंग, एच फॉर हाई, एल फॉर लो और सी फॉर क्लोजिंग। ठीक है, ये चारों चीजें आपको यहाँ बता देता है। और ये जो डिफरेंस बताता है ये परसेंटेज में, ये बताता है कि इस कैंडल के अंदर डिफरेंस कितना आया है, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग तक टोटल डिफरेंस कितना आया, वो परसेंटेज के अंदर ये बता देता है। तो अभी तक के मुताबिक हमने ये चीजें देखी कि टोटल मार्केट के अंदर जो है ये सारी की सारी कैंडल स्टिक्स ही हैं, जिससे हमने स्टडी करना है और जिससे हमने अंदाजा लगाना है कि आइदर मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, सारा कुछ। लेकिन अगर ये हमें कैंडल ही ना पता होती कि कैंडल से क्या मुराद है, टाइम फ्रेम से क्या मुराद है, तो फिर हमें पता नहीं चलना था एक्चुअली कि हमने इसको किस तरह स्टडी करना है। तो अब जो नेक्स्ट चीज है, वो नेक्स्ट चीज हमने समझने के लिए इसके अंदर बल्कि जो टाइम फ्रेम है, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो एक्चुअली जो टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम जो है कुछ चीजें इसके अंदर जो टाइम फ्रेम के मुताबिक एक्चुअली हमने ट्रेडिंग करनी होती है। अब 1 डे से मुराद ये है कि जब मैं 1 डे या इसके अंदर हम 1 वीक को ऐड करें तो इससे मुराद ये होता है कि हम ट्रेंड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी ट्रेड लंबी चलेगी, जो 1 महीना भी चल सकती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी चल सकती है। उसके बाद जब मैं 4 आवर्स और 1 आवर को ट्रेड करता हूँ तो इट मीन्स कि मैं इसके अंदर जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसकी ट्रेड मेरी मैक्सिमम आज नहीं तो कल तक बंद हो जाएगी। जब मैं 15 मिनट्स और 1 आवर को ट्रेड करता हूं तो ये मेरी जो ट्रेडिंग है, ये मेरी डे ट्रेडिंग है। डे ट्रेडिंग से मुराद होता है कि जो ट्रेड मैंने ली है वो मैक्सिमम आज ही बंद हो जाएगी, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, वो मेरी ट्रेड आज ही बंद हो जाएगी। जब मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाता हूँ, 15 मिनट से 1 मिनट के अंदर, तो इसके अंदर जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ दैट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए आपको तजर्बा ज्यादा चाहिए है, तो जो हम स्टार्ट लेंगे वो हम लेंगे 15 मिनट्स और 1 आवर के चार्ट से। जो सबसे सुटेबल टाइम और सबसे सुटेबल टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स और 1 आवर का है। इसके अंदर जो आप ट्रेडिंग करेंगे वो डे ट्रेडिंग है, और ये ट्रेड जो है ये मैक्सिमम मैक्सिमम आज बंद होती है, या चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे फिर वो लॉस में हो। ठीक हो गया, ये बड़ी क्लियर हो गया। अब इस चीजें हमें समझ ही आ गई अब तक कि जो टोटल ट्रेडिंग है इसके अंदर ये सारा कुछ
जो है कैंडल स्टिक्स पे डिपेंड कर रहा होता है, और ये कैंडल स्टिक्स को समझने के लिए पहले टाइम फ्रेम का पता होना जरूरी है, और टाइम फ्रेम के साथ करिए। अब जितनी ये शक्लें बनाता है किसी भी किस्म की, ये हम इसको बिल्कुल एट द एंड पढ़ेंगे, जब हम अपने चौथे पांचवें लेक्चर में होंगे, तो फिर हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कि ये जो शक्ल बनती है, ये शक्ल एक्चुअली हमें क्या बताती है। तो बड़े सिंपल मैं बता देता हूँ अभी, थोड़ा सा आपको सिर्फ एक वो झलक दे देता हूँ। वो ये है कि जो कैंडल है वो आपकी एक्चुअली स्ट्रेंथ को बताती है, उसके बाद मोमेंटम को बताती है। एक्चुअली जो कैंडल है वो आपके मोमेंटम को बताती है। मोमेंटम से मुराद ये है कि पिछली कैंडल का मोमेंटम क्या था, और अगली कैंडल का ये आने वाले वक्त में मोमेंटम क्या होगा। क्या बायर्स मार्केट में जो है जीतेंगे या सेलर्स जीतेंगे। वो जो मोमेंटम है वो एक्चुअली हमें बताती हैं आपकी कैंडल्स।